अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और उसका एक्सटर्नल इफेक्ट क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, जिसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को भी स्टडी किया था और उसमें कुछ एप्लीकेशंस को भी हमने देखा था, जिसमें प्रेशर कुकर और वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब आज का हमारा टॉपिक है एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंजेस। फेज चेंजेस मतलब एनर्जेटिक एनर्जी से रिलेटेड है कि फेज चेंजेस का मतलब हुआ कि आपके पास फेजेस, फॉर एग्जांपल जैसे फिज़िकल स्टेट्स को अगर देखें कि आपके पास एक तो सॉलिड होता है, फिर लिक्विड और उसके बाद है गैस। किस तरह से ये चेंजेस आती हैं इनमें कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, या सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। तो मतलब इनके अंदर एनर्जी का चेंज आता है। एनर्जी के चेंज आने की वजह से अपने फिज़िकल स्टेट्स को चेंज करते हैं। तो मतलब एनर्जेटिक ऑफ द फिज़िकल चेंजेस मतलब इनकी फ़िज़िकल स्टेट्स जो हैं, फेज चेंजेस या फिज़िकल चेंजेस, कि इनके फेजेस के अंदर चेंज आता है ड्यू टू द एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी के डिफरेंस की वजह से ये अपने फेजेस को चेंज करते हैं। सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब सबसे पहले है कि ये डेल एच वर्ड हम यूज़ करेंगे। डेल एच का मतलब होता है इंथैल्पी चेंज। जो एच है ये इंथैल्पी को डिनोट करते हैं और डेल होता है हमारे पास चेंज। कहीं भी चेंज के लिए डेल का यूज़ करेंगे। तो डेल एच इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज क्या होता है? इट इज़ द फिजिकल और केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर देन द हीट चेंजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसमें क्या है कि ये फिजिकल या केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज होता है या फिजिकल चेंज हो सकता है। फिजिकल मतलब उसके अपीयरेंस कि सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या कोई केमिकल रिएक्शन भी इससे प्रोसीड हो सकता है। टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, कि इसका प्रेशर क्या रखना है आपने? कांस्टेंट रखना है। प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट हो। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या? अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। तो आपका रिएक्शन जब तक चलता रहे, जब तक आप फेज को चेंज करते रहें, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, आपका प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर ही रहना चाहिए। ठीक है। देन हीट चेंजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के दौरान केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज के दौरान, फिजिकल चेंज का मतलब क्या हुआ कि आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के दौरान जितना भी टाइम लगा आपका प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन उसके अंदर जो चेंज आएगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसको हम एंथैल्पी चेंज का नाम देते हैं। किसी भी फिजिकल स्टेट में चेंज का आना एंथैल्पी चेंज कहलाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर एंड द कांस्टेंट प्रेशर। अब इसी से रिलेटेड कुछ हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं इससे फिजिकल एंथैल्पी चेंज से रिलेटेड। कि फर्स्ट है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन वर्ड है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूज़ होना, मेल्ट होना। यहाँ पे फ्यूज़ होना, या फिर आप इसको एज अ मेल्ट, मोल्टन स्टेट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, किसी चीज़ का मेल्ट होना। ठीक है ना। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट का मतलब है कि आपके पास एक मोल सब्सटेंस है, उसको फ्यूज़ करने के लिए, मेल्ट करने के लिए जितनी आपको हीट रिक्वायर है वो क्या कहलाती है? मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह डिनोट करते हैं? डेल एच एफ। डेल का मतलब चेंज है, एच का मतलब वही हीट आ जाएगी, और यहाँ पे है एफ से क्या होगा? फ्यूजन। डेल एच एफ। दूसरा क्या है? मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या चीज़ है? वेपोराइजेशन होता है द प्रोसेस इन विच लिक्विड आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन कहलाता है। ठीक है ना। अगर आपके पास एक मोल लिक्विड है, उस एक मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना हीट देनी पड़ी, वो क्या कहलाती है? मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसको हम डेल एच वी से डिनोट करते हैं। वी से मुराद वेपोराइजेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ये वर्ड सबलाइम से है। सबलाइम का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, इसके अंदर आपके पास जो सॉलिड सब्सटेंस होगा, सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और एक वर्ड यहाँ पे एक और भी यूज़ किया जाता है, सबलाइम। सबलाइम होता है, सबलाइम वर्ड है। सब्लिमेशन तो प्रोसेस हुआ ना, कि वो प्रोसेस जिसमें आपके पास 1 मोल सॉलिड है, उसको आप वेपर में कन्वर्ट करते हैं, 1 मोल वेपर बनाते हैं। 1 मोल सॉलिड कन्वर्ट हुआ 1 मोल वेपर में, तो उसको उस सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना हीट इसको देनी पड़ी कि वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो क्या कहलाएगा? मोलर हीट ऑफ
सब्लिमेशन, जिसको हम यहाँ पे डेल एच एस से डिनोट करते हैं, एस का मतलब सब्लिमेशन है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था सब्लाइम का, सब्लाइम के पास आपके पास वो सब्सटेंस जिसकी आप सब्लिमेशन कर रहे हैं, जिसको आप डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या कहलाता है? सब्लाइम कहलाता है। वो सब्सटेंस जिसको आप डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करेंगे सब्लाइम कहलाएगा। अब इसको हम वन बाई वन देखेंगे इनकी डेफिनेशंस को। डेफिनेशंस यही जो मैंने यहाँ पे बोल दी है, यही इसकी डेफिनेशन है। इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। जैसा कि देखें मोलर हीट ऑफ फ्यूजन के, फ्यूज़ का मतलब क्या होता है? मेल्ट होना। मतलब वन मोलर हीट का मतलब है मोलर, वन मोल, मोलर का मतलब यहाँ पे आप लेंगे वन मोल, ठीक है ना। वन मोल आपके पास सब्सटेंस है, मतलब लिक्विड मौजूद है वन मोल, उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? सॉरी, वन मोल आपके पास सॉलिड है जिसको आपने फ्यूज़ करना है, मेल्ट करना है। बेसिकली देखिए प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे होता है कि आपके पास सॉलिड पड़ा है, सॉलिड को हम मेल्ट करते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में, और लिक्विड को हम मज़ीद हीट देते हैं, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस होता है। और देखिए ये तीन चीज़ें हैं। एक हम स्टडी कर रहे हैं इस चीज़ को, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, मतलब सॉलिड मेल्ट हो रहा है, ये प्रोसेस है फ्यूजन का, डेल एच एफ। द सॉलिड, वन मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इन द प्रेजेंस ऑफ अ हीट, ठीक है ना। तो आपके पास जो सॉलिड वन मोल लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वन मोल सॉलिड होना चाहिए, वो जितनी एनर्जी लेगा उतना उसको हम क्या बोलेंगे? डेल एच एफ से डिनोट करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है डेल एच। अब देखें, अब हम अगला प्रोसेस जो आपका जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उसी के नाम से उसको नाम देना है। अब आपने लिक्विड बना लिया, हमने नाम दिया डेल एच एफ का। अगर आप वेपर्स में किसी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं, कहाँ से? लिक्विड से अगर वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो क्या नाम आएगा? डेल एच, वेपर्स बना रहे हैं, वी, ठीक है ना। डेल एच वी का मतलब क्या है कि आपका जो लिक्विड है, लिक्विड को आप वेपर्स में लेके जा रहे हैं। लिक्विड कितना होना चाहिए? वन मोल लिक्विड है, उस वन मोल पूरे को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी आपको देनी पड़ी, वो है डेल एच वी। तीसरा जाता है कि आपके पास सॉलिड है, सॉलिड को आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं? वेपर्स में। ये तीन चीज़ें हैं, ये थ्री स्टेप्स हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तीसरी क्या चीज़ आ जाती है कि वन मोल आपके पास सॉलिड है, बजाय आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के, आप उसको क्या करते हैं? उसी वन मोल सॉलिड को डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड। वो जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो सॉलिड शेप ही रहती है, लेकिन सॉलिड से उसके एक मॉलिक्यूल वेपर में चला जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये प्रोसेस आपके पास आएगा डेल एच एस, सब्लिमेशन। समझ आ गई बात यहाँ पे? अब ये थ्री टर्म्स हैं, आगे मैंने वैसे बताया थी लेकिन यहाँ पे इसको टच कर रहा है तो यहाँ पे मैंने बता दिया। तो अब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब फ्यूज़ कर रहे हैं, मोल्टन फॉर्म में अपने सब्सटेंस को लेके जा रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। तो मतलब आपका जो रिएक्टेंट है, जो सब्सटेंस है, वो क्या? सॉलिड, उसको हम मेल्ट करेंगे, लिक्विड स्टेट में लेके जाएंगे। इसी वन मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना आपको हीट लगानी पड़ी, वो डेल एच एफ कहलाती है। डेफिनेशन देखें आप। अब ये प्रोसेस हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, ये आपके पास जो सब्सटेंस है ये कितनी हीट को एब्जॉर्ब करता है बाय वन मोल ऑफ सॉलिड। ये कितना होना चाहिए? वन मोल होना चाहिए। व्हेन इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड, ये मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। वन मोल सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, कितनी इसने एनर्जी ली, वो क्या कहलाती है? डेल एच एफ, ठीक है ना। अब ये पॉइंट कौन सा होगा? जब वो मेल्ट हो जाएगा, जब वो कम्प्लीटली सॉलिड पूरा का पूरा जब मेल्ट हो जाता है लिक्विड में, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब प्रेशर यहाँ पे याद रखेंगे कि प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। जितनी भी आप एंथैल्पी चेंजेस के अंदर जितनी भी इसके टाइप्स को स्टडी करेंगे, हर एक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर चेंज करेंगे तो आपके पास वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी टाइप थी हमारी? मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन वेपर्स में कन्वर्ट होना। तो वेपर्स में किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? हम लिक्विड को वेपर्स में लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम किस प्रोसेस को लेके जा रहे हैं? ये जो है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। वन मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर्स, ठीक है ना। तो वन मोल लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना हीट देनी पड़ी, कितनी एनर्जी की ज़रूरत थी, वो क्या कहलाती है? डेल एच वी। अब यहाँ पे आपने देखना है कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ पे मैंने एक लाइन शो की, इसका मतलब ये जो है ना, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये सेम चलेगा तीनों डेफिनेशंस में, इधर से लेके यहाँ तक ये सेम आप हर डेफिनेशन को स्टार्ट पे लिखेंगे। जैसे वन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ अ हीट एब्जॉर्ब्ड
बाई 1 मोल ऑफ अ सॉलिड था, तो यहाँ से आगे दूसरी डेफिनेशन बन जाएगी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ अ हीट एब्जॉर्ब्ड बाई यहाँ तक 1 मोल ऑफ अ लिक्विड टू चेंज इनटू इट्स वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। तो वेपर्स का अगली स्टेज कौन सी होती है, जब लिक्विड होता है ना, लिक्विड के जब वेपर्स बनते हैं, वेपर्स बनने से पहले तक की जो स्टेज है वो कौन सा पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट तक आपने उसको टेम्परेचर देना है कि आपका जितना भी लिक्विड है वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो, वेपर्स में। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना एनर्जी देनी पड़ी, कितना हीट देनी पड़ी, वो हीट क्या कहलाती है, डेल एच वी। ठीक है। लेकिन प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। कितना, 1 एटमॉस्फेयर है, तो आपका पूरा, जब तक आपका पूरा लिक्विड वेपर्स में नहीं कन्वर्ट हो जाता, आपका टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारी टाइप है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से रिलेटेड एक मैंने पॉइंट बताया, सब्लाइम बताया। सब्लाइम क्या चीज़ है, द सब्सटेंस विच इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड सब्लाइम। वो सब्सटेंस जिसको आप वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, वो सब्सटेंस सब्लाइम कहलाता है। ठीक है ना। अब इसकी सब्लिमेशन की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, तो इसको डिनोट करते हैं डेल एच एस से। डेफिनेशन सेम हुई, यहाँ पे एक लाइन लगी है, मतलब ये वाली जो लाइन है ये आपने हर एक के शुरू में लिखनी है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाई, आगे आ जाएगा, 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्लाइम्स टू गिव 1 मोल ऑफ वेपर्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब कौन सी बात की हमने, ये नीचे एरो लगाया था ना, मैं ये नीचे वाला, सॉलिड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, डेल एच एस। 1 मोल सॉलिड डायरेक्ट वेपर में जा रहा है, लिक्विड को टच नहीं कर रहा, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड सब्लिमेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो प्रेशर यहाँ भी आपको कांस्टेंट नज़र आ रहा है कि जितना भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपने लिया है, तो आपका जब तक सारे का सारा जो सॉलिड है वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक आपका प्रेशर चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड कुछ अगर हम इनके अंदर टर्म्स देखें कि इनके अंदर किस तरह का चेंज आता है, हम बोलते हैं ना कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से वो वेपर्स में जा रहा है, कि वो सिमिलर टेम्परेचर लग रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला पोर्शन है ना, सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक जस्ट एक इमेजिन कर लेती हैं कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर रिक्वायर था फॉर एग्जांपल 5 किलो जूल पर मोल फॉर एग्जांपल, तो ये लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए भी 5 रिक्वायर होगा, या फिर सॉलिड का वेपर्स में कन्वर्ट होना चाहिए, इसके लिए भी 5 किलो जूल पर मोल टेम्परेचर रिक्वायर होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना एक अलग प्रोसेस है, यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज आएगा। लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना एक अलग प्रोसेस है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और होगा, हीट आपको मे बी कम या ज़्यादा देनी पड़े। लेकिन ये जो प्रोसेस है सॉलिड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, सॉलिड डायरेक्टली वेपर में जा रहा है, मतलब आपको इन दोनों की निस्बत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में पहुँचा रहे हैं। तो मतलब उसके मॉलिक्यूल देखें, जैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया कि सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़ी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच होते हैं, ये मूव ही नहीं कर सकते सॉलिड्स के अंदर, इस तरह से अटैच है, मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में उनके दरमियान कुछ इंटरमोलेकुलर स्पेसेस जो होती हैं, इंटरमोलेकुलर स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूल के दरमियान कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन वेपर्स में क्या होता है कि वही मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फासले पे होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है ना। अब देखें, जब ये जो सॉलिड है, अब इनके दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप इस अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है कि आप इसके अंदर, अब इसमें कुछ स्मॉल डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, अब इसके अंदर आप मज़ीद इसको हीट देंगे, ये जो आपका लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर डिस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर एक लार्ज डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं वेपर्स या गैस फॉर्म में हमारा सब्सटेंस सब कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो प्रोसेस है, अगर हम इसको इस फॉर्म से पास हुए बगैर आप इस सॉलिड को इन वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहें, तो आपको एक लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है कि आपको एक हाई अमाउंट में एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तब जाकर आपका सॉलिड इन वेपर्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन इसके लिए आपको हाई एनर्जी रिक्वायर है। अगर आप इसको इस तरह देखें तो आपके पास सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होगा, सब्लिमेशन का जब भी आप प्रोसेस करेंगे, डेल एच एस हैव हाइएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड देन अदर्स, डेल एच एफ एंड डेल एच वी। तो डेल एच एस के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर हर एक मॉलिक्यूल, देखें आपके पास अगर इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, आपने इसको टेम्परेचर दिया, ये मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बढ़ा और इसमें कन्वर्ट हुआ, ओवरऑल आपका जो सब्सटेंस था ना सबके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा और टेम्परेचर देंगे, ये मजीद इसके दरमियान जो फासला है वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब आप सॉलिड को डायरेक्ट वेपर्स में लेके जाते हैं, तो आपके पास इस सॉलिड के अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल एनर्जी लेगा यहाँ से।
ठीक है ना। इसने एनर्जी ली, एक मॉलिक्यूल ने उतनी अमाउंट में एनर्जी ली जितनी एक को वेपर्स में जाने के लिए चाहिए। हर एक मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी ले रहा है जितनी आप एक पूरे सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, डेल एच एस जो होगा उसके लिए हाई अमाउंट में एनर्जी जो है रिक्वायर होगी बाकियों की निस्बत। अगर इसका आप इस तरह से लिखें, उसका ऑर्डर लिखें, तो ऑर्डर के हिसाब से किस तरह लिखेंगे कि डेल एच एस हैव हाईएस्ट एनर्जी, मैंने डबल यहाँ पे साइन लगाया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको रिक्वायर होती है, देन डेल एच वी एंड डेल एच एफ फ्यूजन। फ्यूज़ करना है आपने, जस्ट थोड़ी सी हीट दी, मॉलिक्यूल के दरमियान फासला थोड़ा सा बढ़ा तो आपके पास वो फ्यूज़ हो जाता है। मतलब इसके लिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायर है। तो सबसे कम एनर्जी किसके लिए रिक्वायर होती है, फ्यूजन के प्रोसेस के लिए। उससे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है वेपोराइजेशन के प्रोसेस के लिए, मतलब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। और उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी जो रिक्वायर होती है वो किस मकसद के लिए यूज़ होती है कि सॉलिड को डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। इसी तरह से एमसीक्यूज़ भी आता है ये वाला, और इसी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आगे बने हुए मैं साथ साथ बताऊँगा। ये इसी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर लिखा है, और इसी के ऊपर जो है एमसीक्यूज़ भी आते हैं। अब इसके आगे है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में भी उसके अंदर इकट्ठा करके मिक्सअप करके दिया हुआ है। वैसे ये जो आपका टॉपिक है ना एनर्जेटिक से रिलेटेड, ये लॉन्ग नहीं है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो आप इसको नोट करेंगे। और आपके पास जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस टेक्स्ट बुक से भी मिल जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जो की बुक्स आप यूज़ कर लें वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग डिस्कस कर लेंगे मुझसे। अब देखें, एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि डेल एच एस इज़ ग्रेटर देन डेल एच वी, वाई क्वेश्चन आता है कि वाई मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। अगर नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, साइन से भी आ सकता है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आता है कि मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, डेल एच एस का मतलब है इज़ ग्रेटर देन द मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, गिव रीज़न। तो आपने रीज़न देनी है कि मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन का प्रोसेस, इसके लिए एनर्जी आपको ज़्यादा रिक्वायर है बनस्बत वेपोराइजेशन के प्रोसेस के लिए। रीज़न इसकी क्या है, जब आप इसका आंसर देंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने डेल एच एस की डेफिनेशन जो यहाँ पे आपने लिखा है ये वाली कंप्लीट, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन इसको लिखना है। फिर दूसरा क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, फिर आपने मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है ना। हेडिंग दे के मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसकी डेफिनेशन, फिर मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन उसकी डेफिनेशन, और उसके नीचे लास्ट पे आपने बताना है ये जो मैंने 2 लाइन्स यहाँ पे लिखी हैं इसको नोट कर लें। व्हेन अ लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, जब एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वेपोराइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब लिक्विड का वेपर्स में जाना, ठीक है ना। व्हेन अ लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर्स द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स अंडरगो अ स्मॉल चेंज। जब लिक्विड वेपर में जा रहा है तो इसके मॉलिक्यूल देखें, इसके अंदर कितना चेंज आ रहा है, एक स्मॉल चेंज है, क्योंकि ऑलरेडी इस लिक्विड के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्रिएट हो चुके, इंटरमोलेकुलर डिस्टेंसेस क्रिएट हो चुका है, मतलब मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बनना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इसको थोड़ी सी हीट देती हैं, ये लिक्विड कहाँ चला जाता है, वेपर्स में चला जाता है, ठीक है ना। अब इसका क्या होता है, लेकिन जब आप सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड के अंदर क्या होता है, सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करने के लिए डेल एच एस, इसके लिए आपको हाई अमाउंट में एनर्जी देंगे, तो मॉलिक्यूल्स बगैर अपनी इंटरमोलेकुलर डिस्टेंसेस क्रिएट किए एक एक मॉलिक्यूल वेपर में जाएगा, फिर एक मॉलिक्यूल निकलेगा वो वेपर में जाएगा, फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल निकलेगा फिर वेपर में जाएगा। मतलब एक मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी ले रहा है कि वो अपने जो उनका एक बल्क था, बल्क ऑफ मटेरियल, एक जो हमने क्रिस्टल लिया हुआ है उसमें से एक एक मॉलिक्यूल निकल के जा रहा है वेपर में। एक मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी ले रहा है जितनी आप इस पूरे सब्सटेंस को देने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इसके अंदर एक स्मॉल चेंज आता है कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन डेल एच एस की जब बात करते हैं तो उसके अंदर एक लार्ज चेंज एनर्जी का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके लास्ट पे आपने फिर इसकी एग्जांपल देनी है। एग्जांपल क्या है, डेल एच वी ऑफ H2O, आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 46.67। अगर आप वाटर के एक मॉलिक्यूल को वेपर में कन्वर्ट करें तो आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, 46.67 किलो जूल पर मोल। अगर आप उसी वाटर के मॉलिक्यूल को अगर सॉलिड फॉर्म में है, जैसे कि आइस, अगर आपके पास आइस है ना, तो आइस को अगर आप वेपर में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट, आइस के डायरेक्ट वेपर्स बन रहे हैं, वो लिक्विड में नहीं जा रही आइस है ना आपके पास, उससे डायरेक्ट वेपर जब बनेंगे तो उसके लिए आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, 46.7 किलो जूल पर मोल। इसमें एनर्जी का चेंज, इसमें 40 इसमें 46 है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, डेल एच इसके लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होती है, पर इस पर डेल एच वीज है। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी टॉपिक में से बन रहा है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस से रिलेटेड है, कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ I2 इज़ वेरी हाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर हम चेक करते हैं ना, बाकी जो इसके मेंबर्स हैं, आयोडीन के क्या है, हैलोजन है। जब हम हैलोजन्स को स्टडी करते हैं तो इसके बाकी मेंबर्स देखें, जैसे आपके पास फ्लोरीन है, सबसे पहला मेंबर है आयोडीन की फैमिली का। दूसरा मेंबर आ जाता है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन Br2, और चौथा मेंबर है जो आयोडीन है, जो इसके लास्ट पे मौजूद है। ठीक है ना। अगर हम इसको कंपेयर करें, ये जो करैक्टर आयोडीन शो करते हैं ना, ये बाकी मेंबर इसके शो नहीं करते। आयोडीन जो है इसको जब चेक करें, इनको चेक करते हैं तो इनके लिए एनर्जी कम रिक्वायर होती है वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जब हम आयोडीन को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो आयोडीन को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाई एनर्जी रिक्वायर होती है, तब हम उसके अंदर जो है ये प्रोसेस देख सकते हैं कि उसके अंदर ये वेपर्स बने हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर हम आयोडीन के अंदर वेपोराइजेशन का प्रोसेस देखें तो उसके अंदर चेंज क्यों आता है, रीज़न क्या होती है, कि आपको ये पता होगा कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर ये चीज़ स्टडी की थी कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ना, तो किस चीज़ का इजाफा होता है, साइज़ बढ़ता है एटम का। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो शेल्स के बढ़ने की वजह से साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आपने लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के अंदर, या आपने जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को स्टडी किया था, वहाँ मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि साइज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी। जिस तरह साइज़ बढ़ता है, मैस बढ़ता है, या मैस की तरफ ना भी चाहें, जस्ट आप इसकी बात कर लें, जिस तरह साइज़ बढ़ेगा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, वो जल्दी पोलर होगा, और जितना जल्दी पोलर होगा उतना उसके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। यही था ना, इसके अंदर हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि साइज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है ना, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड लॉट ऑफ, जो हमने वहाँ पे स्टडी किया था। ठीक है ना। तो मेन इफेक्ट किस चीज़ का आ रहा है, साइज़ का आ रहा है। साइज़ बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होगा वो बढ़ जाएगा एटम का, मॉलिक्यूल का। जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा उतना उसको डिस्पर्स करना आसान होगा, उसको नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। जितना जल्दी पोलर में कन्वर्ट होगा उतना लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग, और उसकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब देखें यहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिनोट किया है कि आयोडीन क्या है। बेसिकली आपको पता है आयोडीन सिमिलर एटम्स जब भी मिलते हैं तो आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर। I2 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब आयोडीन आयोडीन से मिलकर ये बॉन्ड बना हुआ है, तो I2 बेसिकली क्या है, नॉन पोलर है, और इसका साइज़ क्या होता है, लार्जर साइज़ है। अगर इसका अपने मेंबर को कंपेयर करें तो आयोडीन का साइज़ जो है सबसे बड़ा है। दूसरी इसकी रीज़न क्या आ जाएगी, किसका साइज़ बड़ा है। तीसरी रीज़न क्या आ जाती है, हाई पोलराइजेबिलिटी, साइज़ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी, है ना। जब साइज़ उसका हाई है, साइज़ उसका बड़ा है, तो पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जितनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है उतनी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप ये फार्मूला इसके अंदर ऐड करेंगे लास्ट पे, ठीक है ना। तो ये पूरा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये इसका आंसर है। इसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है और लास्ट पे ये लिख देना है, ठीक है। और इसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, क्योंकि जब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो उनको ब्रेक करना भी उतना मुश्किल हो जाता है, उतनी आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो इस वजह से आयोडीन की जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है उसके अपने मेंबर के साथ जब कंपेयर करते हैं तो आयोडीन को हमें एक ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ हेक्सेन। ये वर्ड हेक्सेन है, हेक्स एक अलग चीज़ है, ANE लास्ट ये दूसरा वर्ड है। अगर आप इसको सेपरेट करके देखें, एक वर्ड है हेक्स, दूसरा साथ है ANE, ठीक है ना। हेक्स जो वर्ड है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिनोट कर रहा है। हेक्स का मतलब होता है कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर कितने कार्बन हैं, 6। हेक्स का मतलब होता है 6 क्या चीज़ है, ये कार्बन एटम, ठीक है ना। और उसके साथ क्या ANE डिनोट करता है सिंगल बॉन्ड को, कि ये 6 जो कार्बन एटम्स हैं ना, ये आपस में किस बॉन्ड के जरिए अटैच हैं, 6 सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच हैं। तो नाम क्या बनेगा, हेक्सेन। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, C6H14, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने की ट्राई करनी है, वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल ट्राई कर लेना कि किस तरह बनाते हैं। 6 कार्बन लगाने हैं सीरीज़ में, और हर कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है, साथ साथ हाइड्रोजन आइटम लगाते हैं, आपके पास फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब हेक्सेन इज़ हायर देन लोअर हाइड्रोकार्बन्स। अब हेक्सेन खुद क्या है, वो भी हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हों। तो ये हेक्सेन खुद भी एक हाइड्रोकार्बन है,
इसके जितने भी मेंबर हैं वो सारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। लेकिन जब हम इनको स्टडी करते हैं तो हेक्सेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट है या उसके अंदर वेपोराइजेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होता है इसके निचले मेंबर से। आपके माइंड में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए कि हेक्सेन जो है ना ये लास्ट पे है, इसके सारे ये निचले मेंबर हैं, ये हेक्सेन है। तो आपको पता है जब हेक्सेन के अंदर टोटल कितने, अब देखें ये लास्ट मेंबर है, ये लोअर हाइड्रोकार्बन है। लोअर हाइड्रोकार्बन का मतलब इससे कम, मतलब कार्बन 5 हो सकते हैं, कार्बन 4 हो सकते हैं, कार्बन 3 वाला, कार्बन 2 वाला, कार्बन 1 वाला जो हाइड्रोकार्बन होगा, उन सब के अंदर वेपोराइजेशन का प्रोसेस जब हम करते हैं तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ती है। लेकिन जब हम हेक्सेन की बात करते हैं तो इसके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। रीज़न सामने आ चुकी है कि इसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं। वही लंडन डिस्पर्शन फोर्स वाले जो फैक्टर्स हैं ना वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर भी वही फैक्टर था, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वाला, तो यहाँ पे भी वही फैक्टर है, नंबर ऑफ एटम्स। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था नंबर ऑफ एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। वही फैक्टर, वही जो फार्मूला था वो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। इसके अंदर लिखना है आप लोगों ने, क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइज का इफेक्ट आ रहा है ना, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जस्ट लिख लें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द molecular mass, is directly proportional to the polarizability, is directly proportional to the London dispersion forces, is directly proportional to the del HV। ठीक है ना, जब एक चीज़ साइज बढ़ेगा तो इसी तरह से सारा फैक्टर सेम, यही फैक्टर यहाँ पे सेम ये चीज़ आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, इसी के अंदर इसी कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, 20 एटम्स होते हैं। लेकिन बाकी जितने भी मेंबर हैं इनके अंदर 20 एटम्स नहीं होते, कम होते हैं। जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा, मैस ज़्यादा, उस तरह पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट उसके अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। जिगजैग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि इसका जो स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं ना तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह स्ट्रेट फॉर्म में नहीं आता, इसका स्ट्रक्चर इस तरह जिगजैग फॉर्म में इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, जिस तरह हमने HF का बनाया था जिगजैग फॉर्म में। उसके बाद मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ विद ईच अदर, तो इनका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इंटेंगल्स होते हैं। इंटेंगल्स का मतलब होते हैं एक दूसरे के अंदर धंसे होते हैं। एक मॉलिक्यूल इधर है, जिस तरह देखें एक मॉलिक्यूल अगर इधर है तो इधर इस तरह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बड़ी मजबूती के साथ अटैच होता है। इंटेंगल्स का मतलब है जकड़ा होना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इस तरह फंसा होता है, उसका निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वेपोराइजेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है, हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि del HV ऑफ H2O इज़ ग्रेटर देन del HV ऑफ CH4। ये भी सिंपल सा आंसर है, देखें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अगर आप इसको गौर से देखो आपका आंसर इसी तरह से आपको यहीं से पता चल जाएगा। इसका नाम भी लिखा जा सकता है, आपको जब स्टेटमेंट पूछी जाएगी ना, फॉर एग्जांपल इस तरह पूछा जा सकता है कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन द मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ मीथेन। CH4 मीथेन है। अब जब हम इसको देखते हैं तो अब इनको सेपरेट आप बताएंगे कि H2O की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि H2O जो है इसके अंदर ये पोलर है, H2O इज़ अ पोलर कंपाउंड, बट CH4 इज़ अ नॉन पोलर। ठीक है ना, CH4 क्या नॉन पोलर, H2O पोलर, और पोलर होने की वजह से H2O के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इसके अंदर CH4 जो है नॉन पोलर है, वीक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उसके अंदर, और इसके अंदर कौन सी होगी, वीक होगी। फर्स्ट पॉइंट नोट करें, H2O इज़ अ पोलर, CH4 क्या होगा, नॉन पोलर। H2O स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस शो करेगा, CH4 वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। H2O क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, लेकिन जो CH4 है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता, वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस शो करता है। ठीक है, अब इस वजह से H2O जो है, अब जब इन फोर्सेस को हम कंपेयर करें तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर देन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, लास्ट में ये बता देंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड जब स्ट्रॉन्ग है तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग किसके अंदर है, H2O के अंदर, तो इसमें से H2O का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा।